सबसे पहले आज की अहम खबर आपको दें। बगावत के मुकदमे का मुद्दई खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुद्दई बदर रशीद पर इकदाम कत्ल, नाजायज असलहा और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमा दर्ज हैं। इकदाम कत्ल के मुकदमा शाहदरा में दर्ज हुए, जबकि नाजायज असलहे का मुकदमा थाना शरकपुर में दर्ज हुआ। कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस से दस्त दराजी का मुकदमा पुरानी अनारकली में दर्ज है। मुद्दई बदर रशीद तहरीक इंसाफ की जानिब से यूसी चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका है। बदर रशीद कुछ मुकदमात में गिरफ्तार भी हो चुका है। आपको बताते चले, गुज़िश्ता रोज इनकी जानिब से गद्दारी का मुकदमा शाहदरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया था। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और 40 नून लीग के अरकान पर, और अब इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, इसकी डिटेल्स बताएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज जो मुकदमा थाना शाहदरा में दर्ज किया गया था, जिसमें जो मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो थे, उनके खिलाफ बगावत और गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया था। और इस मुकदमे को दर्ज करवाने वाला बदर नामी शहरी, जो कि खुद क्रिमिनल है, इसका अपना रिकॉर्ड देखा जाए तो इसके खिलाफ 3 मुकदमात मुख्तलिफ नौयत के दर्ज हैं। और इसमें संगीन नौयत का मुकदमा जो इक़दाम कत्ल का मुकदमा है, वो इसी थाने में दर्ज है जहाँ पे इसने वज़ीर आज़म और उसके साथ साथ दीगर मुस्लिम लीग नून जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। उसी थाने के अंदर इसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा 2018 में दर्ज है। जबकि इसके साथ साथ आपको बताएं कि थाना शरकपुर में इस मुलजिम के खिलाफ, बदर रशीद के खिलाफ नाजायज असले का और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा थाना पुरानी नारकली में दर्ज किया गया, जिसमें इसमें पुलिस से हाथापाई की गई थी। जबकि पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि मुलजिम बदर रशीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यूसी चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका है। अब इसकी जो पुलिस हुकाम के मुताबिक इसकी जमानतें अदालतों से हो चुकी थी और इसके बाद भी इसका क्रिमिनल जो है वो एक्टिविटी जारी थी, और इसकी जानिब से ही मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया, जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक मजाक है कि एक खुद जो क्रिमिनल शख्स है वो इस तरह किसी के खिलाफ बगावत और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवा सकता है। जी ठीक है इरफान, ये भी बताएगा कि गवर्नर हाउस के तर्जुमान की तरफ से तरदीद आ गई है कि इसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, जबकि आप बता रहे हैं कि यूसी चेयरमैन का इलेक्शन ये पीटीआई से की जानिब से लड़ चुका है। तो आप बताएगा, क्या ये अभी भी मुंसलिक है पीटीआई के साथ? जी बिल्कुल, इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये और गवर्नर हाउस से हस्बी तौर पे इस हवाले से डायरेक्शन दी गई और ये तफसील की गई कि इसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक है। लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक क्योंकि ये यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ चुका है, तो ये सबका जो है वो ओहदेदार सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसको डिनाई किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई से गवर्नर हाउस पंजाब ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि बगावत के मुकदमे के मुद्दई का गवर्नर पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं। बदर रशीद पीटीआई रावी टाउन यूथ विंग के सदर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई से गवर्नर हाउस पंजाब ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि बगावत के मुकदमे के मुद्दई का गवर्नर पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। बदर रशीद पीटीआई रावी टाउन यूथ विंग के सदर हैं। बदर रशीद का ताल्लुक पीटीआई की किसी तंजीम से नहीं है। एजाज चौधरी की वजाहत सामने आ गई है। एजाज चौधरी का कहना है तहरीक इंसाफ की सेंट्रल पंजाब की यूथ की कोई तंजीम मौजूद नहीं है। आपको बताएं कि बदर रशीद का ताल्लुक पीटीआई की किसी तंजीम से नहीं है। एजाज चौधरी की वजाहत सामने आ गई है। एजाज चौधरी का कहना है तहरीक इंसाफ के सेंट्रल पंजाब की यूथ की कोई तंजीम मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है हुकूमत को दहशतगर्दी के मुकदमे और गद्दारी के फतवे देने के अलावा कोई काम नहीं। आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम भी उन्होंने गद्दार करार दे दिया। शेख रशीद को कहता हूँ अपनी औकात में रहे। मरियम नवाज के बारे में कुछ बोला तो महंगा पड़ेगा। वो लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। का वजीर आजम है उसे जो है वो इन्होंने जो है वो गद्दार करार दे दिया, एक FIR का अंदराज कर दिया। अब ये बताएं कि अब इंडिया जो कल से इंडिया में जो तबसरे हो रहे हैं, अब इनको उसके ऊपर कोई शर्म नहीं आ रही इनको? वज़ीर आज़म ने की इजाज़त के बगैर ये मुकदमा दर्ज हुआ है,
تو پھر وزیر اعظم بتائے کہ اس مقدمے کو درج کرنے والوں کے خلاف انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے. یعنی ان کے پاس ماسوائے دہشت گردی کا اور غداری کا ان کے پاس اور کوئی کام نہیں. 2-2.5 سالوں میں ماسوائے دہشت گردی کے مقدمے درج کرنے اور ماسوائے غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے، اور یہ بتائیں ان کی کارکردگی اور کیا ہے. یعنی یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے. پنڈی کا اور کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی گفتگو کیا کرتا تھا کہ میاں نواز شریف واپس ہی نہیں آئیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ وہ واپس آ جائیں. میں نے اسی میاں نواز شریف کے پیچھے کہ جی مجھے پارٹی میں شامل کر، لیکن اس وقت شاید میاں صاحب اسے معاف کر دیتے کیونکہ اس کی سفارش بہت بڑی تھی. مجید نظامی صاحب جو ہیں وہ اس کے سفارشی تھے. میں اسے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو تم نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے بات کی ہے، تم اپنی اوقات میں رہو اور یہاں پہ رک جاؤ. تم اگر تم اپنی اوقات سے باہر ہوگے تو پھر اس کا جو ہے وہ انجام ہوگا. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے چودھری محمد یونس انصاری اور ایم پی اے چودھری اشرف علی انصاری نے ایک اور ملاقات کی ہے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور گجرانوالہ کے مسائل کے حل پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا اداروں کے خلاف باتیں کرنے والے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ذاتی مفادات کی خاطر اداروں کو متنازع بنانا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 977واں عرس جاری ہے. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. اور یہ گناہ کرے ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوار بھی کھڑا سجتا ہے. اور مجھ کو کہتے یہی اہل محمد سرور کہ نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے. نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے. سید حضیر کے درباری فنا خان کو اشروں سے یہ نوکری پیش کرنے کی سعادت پا رہے ہیں. محترم جناب سید ریاض حسین شاہ اور محترم محمد عمر چشتی اور ان کے تمام خوش نصیب برادران ان سے ملتجی ہو تشریف لائیے اور بارگاہ سید حضور میں ہدایہ مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. مساوی حقوق کے معاملے پر وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین وزیر اعظم آفس تک مارچ کے لیے وزارت خزانہ کے سامنے جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. وفاقی کابینہ کے گزشتہ 2 اجلاسوں کی طرح آج بھی وزیر اعظم دفتر کی جانب مارچ ہوگا. تمام وزارتوں، محکموں، ڈویژنز کے ملازمین احتجاج میں شریک ہیں اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں احتجاج کے. یہ مناظر تنخواہوں میں اضافے اور مساوی حقوق کے معاملے پر وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین وزیر اعظم آفس تک مارچ کے لیے وزارت خزانہ کے سامنے جمع ہونا شروع ہو گئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندگان. بابر شہزاد ترک سیکریٹریٹ کے باہر، جبکہ ولی چودھری نیشنل پریس کلب اسلام آباد وہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے بابر شہزاد سے. بابر بتائے گا حالات کیا ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے، کیا مطالبات ہیں ان کے؟
देखिए, वजारत ख़जाना के सामने जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन, वफाकी सेक्रेटेरिएट की तमाम वजारतों, महकमों और डिवीज़न्स के जो मुलाजमीन हैं वो इकट्ठे हुए हैं। वफाकी काबीना के जो गुज़श्ता 2 इजलास थे उस मौके पर भी मुलाजमीन की जानिब से मार्च किया गया था वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर की जानिब, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने यह वादा किया था कि वजारत ख़जाना के साथ मुज़ाकरात करवाए जाएंगे और इस मार्च को रोक दिया गया था। आज दोबारा जो है वजारत ख़जाना के सामने जमे होकर मुलाजमीन जो हैं शाराए दस्तूर से मार्च करते हुए वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर तक या कम अज़ कम जो है वो पार्लियामेंट हाउस तक जाने का इरादा रखते हैं। आज का दिन जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया और हुकूमत है उसके लिए इस लिहाज से भी भारी है कि ये मामला सिर्फ वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तक रुका हुआ नहीं है। मुल्क भर से तमाम जो सरकारी इदारे हैं उनके मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए और जो अलाउंसेस में तफरीक है उसके खात्मे के लिए इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं। मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद है, जहाँ से वो शाराए दस्तूर पार्लियामेंट हाउस तक आने का इरादा रखती है। इसके अलावा जो वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन है ये भी इस वक्त शाराए दस्तूर पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में तमाम मुलाजमीन के जो काफिले हैं तवक्को की जा रही है कि आपस में मिल जाएंगे और शाराए दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस तक जो है हमारे साथ मौजूद रहेगा वलीद चौधरी जो कि इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वलीद, बताएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है और कितने लोग वहाँ पे जमा हैं और कब तक आगे मार्च के लिए जाएंगे? जी देखिए, इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हैं और मेरे अकब में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो तंजीमें हैं, उनकी जो एसोसिएशन हैं वो इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और मुतालबा सबका एक ही है कि एक तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तमाम महकमों की जो मसावी तनख्वाहें हैं, एक तो उनका राइज जो है वो मुल्क भर में होना चाहिए। इसके अलावा जो तनख्वाहों में इजाफा जो ये हालिया बजट था वफाकी हुकूमत ने जो दिया उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, तो एक बड़ा मुतालबा ये है कि जो तनख्वाहों में इजाफा है वो फिलफौर किया जाए ताकि जो सरकारी मुलाजिम जो इस वक्त गुजर बसर से मुश्किलात का सामना है उसको तो उसकी जो मुश्किलात है वो कम हो सके। तो इस वक्त मैं चाहूँगा एक दफ़ा अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है। बहुत शुक्रिया वलीद, आपका भी बाबर शहजाद तुर्क में अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बढ़ते आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का यह मामला है। कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने की दरखास्त पर 2 वकला ने अदालती मुआवनत से माजरत कर ली। सीनियर वकला मखदूम अली खान और आबिद हसन मंटो ने जवाब अदालत में जमा करा दिए हैं, जबकि मखदूम अली खान और आबिद हुसैन मंटो ने अदालत की मुआवनत से माजरत कर ली है। आबिद हसन मंटो ने खराब सेहत और मखदूम अली खान ने प्रोफेशनल वजूहात की बिना पर पेश होने के बायस माजरत कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के इस मामले में कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने की दरखास्त पर 2 वकला ने अदालती मुआवनत से माजरत कर ली। सीनियर वकला मखदूम अली खान और आबिद हसन मंटो के जवाब अदालत में जमा करा दिए गए हैं। मखदूम अली खान और आबिद हसन मंटो ने अदालत की मुआवनत से माजरत कर ली है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 977वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चले। मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शरम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह
مولا کریم کی بارگاہ میں سب غلاموں کی حاضری قبول فرما، سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے کرم سے بھرپور فرما، بارگاہ بخش بہتر خدمت کی توفیق عطا فرما، خدمات کو قبول و منظور فرما، الہ العالمین حضور فیض عالم کے فیضان سے عالم اسلام کو فیض یاب فرما، الہ العالمین ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا سمندری جزیرے پر جدید طرز کے شہروں کی آبادکاری کا یہ معاملہ ہے۔ وفاقی اور سندھ حکومت آمنے سامنے آ گئی۔ سندھ حکومت مالکانہ حقوق کے لیے ڈٹ گئی ہے۔ سندھ حکومت نے صدارتی آرڈیننس کی مخالفت کر دی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم سندھ مراد علی شاہ آج کابینہ اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں سمندری جزیرے پر جدید طرز کے شہروں کی آبادکاری کے معاملے پر بات کریں گے۔ آزاد نوریو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد بتائے گا اس کی ڈیٹیلز۔ جی بالکل، سندھ سرکار جو ہے صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آئلینڈ اتھارٹی قائم کر کے کراچی کے 2 جزیروں پر جدید طرز کے شہر قائم کرنے تعمیر کرنے کے معاملے پر جو ہے باضابطہ طور پر ڈٹ گئی ہے۔ سندھ حکومت اور وفاقی سرکار ایک بار پھر جو آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اس حوالے سے سندھ حکومت نے وفاقی سرکار کے اس آرڈیننس کی باضابطہ طور پر مخالفت کر دی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کابینہ کو اعتماد میں لینے کے لیے آج شام 4 بجے اہم اجلاس طلب کر لیا، جس میں صدارتی جو آرڈیننس ہے اس معاملے پر تفصیلی طور پر آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا اور کابینہ کے اراکین کے جو خدشات ہیں اس معاملے پر سندھ حکومت حتمی فیصلہ کرے گی کہ وفاقی حکومت نے جو آرڈیننس جاری کیا اس کی یہ معاملہ ہے اس پر کس طرح نمٹا جائے، اس سے کس طرح اس کا جو ہے کوئی حل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔